वेलकम बैक। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डीमिस्टिफाइंग सीरीज। आज है लेक्चर नंबर 5। तो हम लोग आज इस सीरीज में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नट साइकिल एंड कार्नट हीट इंजन, इस पे एक डिटेल डिस्कशन होगा। पूरी तरह से इस पे चर्चा होगा। जो स्टूडेंट्स का एक जनरली इस पे बहुत सारा डाउट्स है, बहुत क्लैरिटी चाहिए उनको भी। तो कोशिश करेंगे कि इस पे आज आपको पूरी तरह से इसमें हम हर कंसेप्ट को, हर तरीके से इस टॉपिक को एनालिसिस करने के उद्देश्य से इस टॉपिक को शुरू किया जा रहा है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो शीर्षक, जो टॉपिक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नट साइकिल। तो सबसे पहले समझना होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए आई वुड एक्सपेक्ट, मैं ये उम्मीद करूंगा कि स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है। और अगर क्लियर नहीं है तो आप उसको थोड़ा बेसिक्स को समझ लें, क्योंकि सेकेंड लॉ में उन बेसिक्स को समझने में आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ही जानना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग जो आप लोग को यहाँ जरूरत है, वो क्या चीज का जरूरत है। यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ जो हम लोग को पहला बेसिक चीज समझने का जरूरत है, वो है रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, यानी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा और इरिवर्सिबल कब होगा, ये चीज यहां पर ही आपको पहले समझना होगा। ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी में क्या बोलने का मतलब होता है। ठीक है। तो देखिए, यहां बड़ी जरूरी बात क्या है कि कोई भी जो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एक आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम एंड लोकल सराउंडिंग्स बोथ कैन बी रिस्टोर्ड टू देयर इनिशियल स्टेट। मतलब कि हम सिस्टम को फिर से एक बार उसके प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कैसे कर सकते हैं इसको, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस विदाउट क्रिएटिंग एनी इफेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग उस प्रोसेस के डायरेक्शन को रिवर्स करके वापस उसको इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये है आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है। अब इसके लिए जो हम लोग को कंडीशन चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको। ठीक है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक बार हम जो बात को बोले उसको हम लिख दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एन आइडियल और रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस is one in which the system and local surroundings, local surroundings both can be reversed। मतलब उसको बैक कर सकते हैं, कैन बी रिवर्स्ड टू देयर इनिशियल टू देयर इनिशियल स्टेट, यानी उसके प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, बाय रिवर्सिंग by reversing the direction by reversing the direction of process, यानी जिस प्रोसेस से हम लोग उसके स्टेट को चेंज किए थे, उसी प्रोसेस को रिवर्स करके उसको वापस हम लोग उसके वापस उसी स्टेट पर लाएंगे विदाउट क्रिएटिंग एनी इफेक्ट इन द
रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो जो बात बोले उसी को हमने लिखा है, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। तो जब एक आइडियल प्रोसेस जो होगा जिसमें हम लोग सिस्टम को वापस हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ही हम लोग कंडीशन क्या क्या हो सकता है, कंडीशंस फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दिस रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर ही हम लोग बात करते हैं उसका कंडीशंस, ठीक है, फॉर रिवर्सिबिलिटी, LITY, ऑलराइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस। कोई प्रोसेस को हम लोग कब कहेंगे कि ये रिवर्सिबल है, कब कहेंगे कि वो रिवर्सिबल है। तो पहले तो हम लोग समझे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक आइडियल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, उसको समझे हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है इसमें। तो सबसे पहले देखिए क्या कंडीशंस है। पहला बात तो क्या है, ऑल द प्रोसेसेस, हो सकता है एक से ज्यादा प्रोसेस हो, ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, all the process involved in the complete cycle, in the complete cycle must be very slow। तो देखिए ये सब जितने भी बातें, जितने भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, ये सब पॉइंट्स आपको आगे प्रॉब्लम्स में और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग, पहला कंडीशन क्या लिखें कि सभी उस रिवर्सिबल प्रोसेस में जो जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो बहुत स्लोली होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर, the temperature and pressure of the gas must not differ remarkably from its local surroundings, ठीक है, ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा जब वो पूरा साइकिल में कंप्लीट करेगा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर गैस का ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अपना सराउंडिंग से उसका डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब डिफरेंस हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, या हम लोग बोल सकते हैं कंपेरेटिवली स्मॉल होना चाहिए, बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा बात क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है, द फंक्शनिंग पार्ट, यानी जो पार्ट प्रोसेस को करने में मदद कर रहा है, द फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द मशीन must be frictionless, must be frictionless। समझ में आया? यानी हम लोग मान के चल रहे हैं कि किसी तरह का एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रहा है, क्लियर। चौथा पॉइंट क्या बोले, इस कंडीशन का चौथा पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज नॉट अलाउड, is not allowed due to कंडक्शन, यानी हीट से, हीट का एक प्रोसेस है, फ्रिक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, यानी ये सब मोड से, कंडक्शन, फ्रिक्शन, ये सब से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग पॉइंट वाइज रिवर्सिबल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कंडीशंस बताए हैं, यानी ये कंडीशंस फुलफिल होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो होप समूचा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा जो हम लोग अभी लिखे, ठीक है। यहां पे आपको फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, कंडीशंस क्या क्या है। पहला,
कि जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, वो बहुत स्लो होना चाहिए। दूसरा हम लोग क्या लिखें कि टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा अपने सराउंडिंग से। तीसरा बोले क्या, जो भी वर्किंग पार्ट्स है, जो मूवेबल पार्ट्स होगा, उनके बीच में किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब रिवर्सिबल प्रोसेस जब करेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि कोई मशीन इन्वॉल्व होता है उसमें, जैसे हीट इंजन इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स रहता है, तो उस मूविंग पार्ट्स में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो इन सब मेथड से, इन सब मोड से, कंडक्शन, फ्रिक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये मिनिमाइज्ड है, बाय इसको हम लोग नहीं होने दे रहे हैं, ये बोलने का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग को इसमें जो हम लोग दूसरा जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आइडिया है वो हम लोग का है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, लेट अस नोट दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या होगा, आप कुछ गेस कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो, अगर आपके पास रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आया है तो आप क्या बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब कोई प्रोसेस ऐसा है जहां सिस्टम एंड लोकल सराउंडिंग्स को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं अपने इनिशियल स्टेट्स में आ जाओ। ठीक है, मतलब इन कभी कभी बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम रिवर्स करते हैं, व्हेन रिवर्स यानी सिस्टम में जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो सिस्टम एंड लोकल सराउंडिंग्स डू नॉट रिट्रेस इट्स इनिशियल स्टेट्स विदाउट एनी इनपुट्स एंड लीव नोटिसेबल चेंज इन बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वापस अपने स्टेट पे आ गया, और ये अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग को कुछ रिमार्केबल चेंज जरूर दिखेगा, सिस्टम में भी दिखेगा और सराउंडिंग में भी दिखेगा। ठीक है, तो जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है नेचर में, जो भी प्रोसेस घटता है, नेचुरल प्रोसेस जो भी होगा वो क्या एक्चुअली में इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि व्हेन रिवर्स्ड, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, व्हेन रिवर्स्ड द सिस्टम and local surroundings do not retrace its initial states। ठीक है, विदाउट एनी inputs and leave noticeable change in both system and surroundings। ठीक है, तो क्लियर हुआ। इस पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या क्या फैक्टर्स इरिवर्सिबल के लिए जरूरी है। जाहिर सी बात है डिसिपिटिव इफेक्ट होगा, जैसे वहां लिखे हैं पॉइंट्स में, डिसिपिटिव इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम को फुलफिल करने का क्राइटेरिया नहीं है, या फिर एक से अधिक सब्सटेंस मिक्स कर जा रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हो सकता है, ये सब फैक्टर्स जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को अलाउ करता है। राइट, ठीक है। ठीक है, तो आज ये चीज अभी हम लोग को पहला चीज फर्स्ट थिंग जो समझना था वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात। ठीक है, क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हम लोग को पहले समझना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलते हैं कि अब इसमें जो सेकेंड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जानने का है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है हीट इंजन्स। हीट इंजन्स, हीट इंजन्स।
ठीक है। तो क्या होता है हीट इंजन? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि हीट फ्लो जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली कहां से कहां होता है। ये सभी को पता होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हीट फ्लो जो है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ में होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इज द मेन कॉज ऑफ हीट फ्लो। अब ये बेसिक्स आइडिया को मशीन, एक तरह का मशीन जिसको बोलते हैं हम लोग हीट इंजन, ये अप्लाई करेगा, ये यूज करता है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अ मशीन, a machine that can that can convert that can convert heat into work, heat into work, a machine that can convert heat into work, उसी को हम लोग कहेंगे हीट। सिंपल सा बात। ठीक है। अब यहां पर समझना होगा कि ये हीट इंजन काम कैसे करेगा, या हीट इंजन काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। तो यहां याद रखिएगा एक हीट इंजन को हमेशा ऐसे ऑपरेट करना है कंटिन्यूअसली, हीट इंजन मस्ट ऑपरेट कंटिन्यूअसली, absorb heat at a higher temperature and reject at a lower temperature। यानी एक हीट इंजन के लिए बेसिक बात क्या है, क्योंकि उसको एक यूजफुल डिवाइस होने के लिए, मेरे मेरे काम का डिवाइस होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, इसको एक हीट इंजन को ऐसे ऑपरेट करना है, कंटिन्यूअसली ऑपरेट करना है। और कैसे करते ऑपरेट करना है उसको, हीट लेना है, ठीक है, हीट लेना है हाई टेम्परेचर पे, और देना है या रिलीज करना है, रिजेक्ट करना है एट लोअर टेम्परेचर पे। तो ये हीट इंजन के लिए एक बेसिकल बात है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो बोले हम कि एक हीट इंजन कंटिन्यूअसली ऑपरेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट एट ए हायर टेम्परेचर एंड रिजेक्टिंग हीट एट लोअर टेम्परेचर। तो ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मेरे पास दो हीट रिजर्वायर्स होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हीट इंजन हैज टू ऑपरेट बिटवीन टू हीट रिजर्वायर्स। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग एक स्कीमेटिक डायग्राम से ऐसे समझा सकते हैं इसको। ठीक है, तो लेट अस जस्ट ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम टू एक्सप्लेन। तो हम लोग क्या बोले कि एक हीट इंजन के लिए क्या चाहिए, एक हॉट रिजर्वायर चाहिए, यानी ये हो गया मान लीजिए हॉट रिजर्वायर। तो ये हो गया हॉट रिजर्वायर, इससे क्या करेगा वो, हीट ले रहा है Q1। कौन ले रहा है भाई, ये इंजन ले रहा है, दिस इज द हीट इंजन, HE, हीट इंजन। और ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। कितना वर्क कर रहा है, लिया कितना Q1, छोड़ा कितना Q2, क्योंकि हम लोग इसको आगे भी ब्लॉक डायग्राम को बढ़ाते हैं, और हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये हीट इंजन हीट छोड़ रहा है। किसको छोड़ रहा है हीट, किसको हीट छोड़ेगा ये, कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये हम लोग क्या बनाए भाई, स्कीमेटिक, स्कीमेटिक, स्कीमेटिक्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए हीट इंजन, जिसको डायग्राम में मैंने HE लिखा है। तो देखिए हम क्या बोले, समझिए ठीक से बात को, फिर से रिपीट करते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया सेकंड लॉ के लिए, बहुत जरूरी चीज का है कि हम लोग बोले कि हीट इंजन है क्या। ठीक है, हीट इंजन क्या है, तो हीट इंजन इज अ मशीन दैट कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, सिंपल। लेकिन अच्छा, ये बात आप समझिए कि हीट इंजन काम क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये बेसिक हीट थर्मल, थर्मल फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट फंडा। अब यही हीट इंजन क्या कर रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है कि वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट तभी कर पाएगा जब उसके पास दो रिजर्वॉयर है, एक हॉट रिजर्वॉयर है, एक कोल्ड रिजर्वॉयर। तो हॉट रिजर्वॉयर से वो हीट ले रहा है, उस हीट से कुछ काम कर रहा है, और बाकी हीट को वो कोल्ड रिजर्वॉयर में रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
हीट इंजन हैज टू ऑपरेट बिटवीन टू हीट रिजर्वॉयर्स। ये कोल्ड रिजर्वॉयर का मतलब नहीं कि वो उसमें एक्चुअली उसका टेम्परेचर कम है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं दोनों एक तरह का रिजर्वॉयर्स है, ठीक है, हीट रिजर्वॉयर्स है। तो हम यहाँ पर हम नोट को लिख दे रहे हैं कि हीट इंजन, हीट इंजन क्या कर रहा है, हैज टू ऑपरेट, हैज टू ऑपरेट बिटवीन बिटवीन टू हीट रिजर्वॉयर्स। दो हीट रिजर्वॉयर्स के बीच में यह काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें समझाया और इसके साथ साथ हमने एक स्कीमेटिक्स भी बताया है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज समझना इसमें साथ साथ क्या है कि प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द हीट इंजन मस्ट नॉट कॉज परमानेंट चेंजेस, यानी कोई स्थायी परिवर्तन नहीं कर देगा हीट इंजन। यानी हीट इंजन में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, उससे परमानेंट चेंजेस नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, एन इंजन हैज टू ऑपरेट इन ए साइकिल। तो दूसरा पॉइंट हम क्या बोले, हीट इंजन हैज टू ऑपरेट इन अ साइकिल, यानी ये चीज चक्रवात तरीके से चलता जाएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद है क्लियर है आपको क्या बोले हम। तो लेटेस्ट लिसन केयरफुली अगेन, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अ मशीन दैट कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज सेड टू बी हीट इंजन, सिंपल। और एक यूजफुल डिवाइस होने के लिए इस हीट इंजन का मेरा कोई काम हो, कुछ उपयोगिता हो, उससे कुछ मेरा फायदा हो, कब होगा, जब ये कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहा है बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट हायर टेम्परेचर, यानी हीट वो ले रहा है एक हॉट रिजर्वॉयर से, उसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, और उसका एक फ्रैक्शन को वो काम में कन्वर्ट किया और बाकी फ्रैक्शन को कोल्ड रिजर्वॉयर में वो रिजेक्ट कर दिया। ऐसा करने के लिए याद रखिएगा, ऐसा करने के लिए हीट इंजन में कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है। परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंजन को, हीट इंजन को साइकिल्स में ऑपरेट करना पड़ेगा। क्लियर? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हीट इंजन वाला कंसेप्ट तो समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, हीट इंजन जो है इसके ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग सब्सटेंस चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थर्ड, ये तो दिखे थे हम लोग, अब और एक हम पॉइंट यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस, ये भी जरूरी बात है, कई जगह पे इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको समझे। वर्किंग सब्सटेंस क्या हो सकता है, वर्किंग सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, और क्या हो सकता है, गैस। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है, और अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या क्या हो सकता है वर्किंग सब्सटेंस एक हीट इंजन के लिए, वो हमने नोट कर दिया है, ठीक है। अभी याद, जैसे सीएनजी देख ही रहे हैं, सीएनजी, फिर स्टीम इंजन तो पहले जमाने में चलता था, 60s में, 50s में, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड जस्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस के बाद देखो नहीं चला। नाउ इट इज वी आर यूजिंग, मोस्टली वी आर यूजिंग पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। तो सीएनजी देखिए गैस है, पेट्रोल डीजल आर देयर, ऑलराइट। तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कंपाउंड है। तो इस तरह से हम लोग अभी क्या, धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं पैरामेटिक सब्सटेंसेस की तरफ में, ठीक है। लेटर ऑन आगे हम लोग देखेंगे कि इस पे थोड़ा एफिशिएंसी का कुछ रोल रहता है। तो वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या, एक मटेरियल हमको चाहिए इंजन को ऑपरेट करने के लिए, हमको मटेरियल चाहिए, जिसको हम लोग वर्किंग सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो ये वर्किंग सब्सटेंस वाला जो बात है, ठीक है। तो दिस वर्किंग सब्सटेंस, द रोल ऑफ दिस वर्किंग सब्सटेंस इज बेसिकली, ये क्या करने के लिए है कि ये हमको बेसिकली क्या मटेरियल हम यूज करने जा रहे हैं वो हमको चॉइस पे डिपेंड करेगा, ऑलराइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में, वो है एफिशिएंसी। तो देखिए यहां पर हम लोग जो डिस्कस किए,
इस पेज में। तो पहले तो हम लोग बताएं रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, यानी किसको कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्स कर सकें, और किसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जिसको कर सकते हैं उसको बोल रहे हैं रिवर्सिबल, जिसको नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। यहाँ पर ये हमने बताया है कि क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए एक प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए। और लगभग जो भी स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है वो सब का सब क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि उसको हम लोग यहाँ कहने का मतलब वो सिस्टम को हम लोग रिवर्स करें, कंडीशंस को रिवर्स करें तो सिस्टम वापस अपना इनिशियल स्टेट पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। और हम लोग को हो सकता है ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कुछ नोटिसेबल चेंजेस भी देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज हम लोग आप डिस्कस किए वो है हीट इंजन। क्या है भाई हीट इंजन? बेसिकली बेसिक सी बात है कि एक मशीन जिसका काम होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द पर्पज ऑफ ए हीट इंजन, या इसका काम यही है प्रिंसिपल। तो ये काम क्या करेगा, कैसे काम करता है, तो उसका एक स्कीमेटिक्स भी दिखाया गया है। तो ये दो रिजर्वॉयर्स के बीच में काम करता है, एक हॉट रिजर्वॉयर एक कोल्ड रिजर्वॉयर। जहां से वो हीट ले रहा है, हॉट रिजर्वॉयर से हीट लेगा, उसका एक फ्रैक्शन को वर्क में कन्वर्ट करेगा और एक फ्रैक्शन को कोल्ड रिजर्व में रिजेक्ट कर देगा। और ये कर कौन रहा है? हीट इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस है जिसमें एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस इन a cycle operating on the working substance is the working of a heat engine, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यानी साइकिल में ये हो रहा है, परमानेंट चेंज नहीं ला रहा है, हम लोग इसीलिए बोले साइकिल में ये हो रहा है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो चीज समझना है वो क्या है हम लोग का? ठीक है, व्हाट इज दिस नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी को जनरली हम लोग ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो एफिशिएंसी क्या है भाई? इसको हम लोग ईटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ईटा इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। यूजफुल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। क्योंकि हम लोग बताए ना कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है और एक पोर्शन को फेंक देता है, रिजेक्ट कर देता है। किसको रिजेक्ट कर देता है? कोल्ड रिजर्वायर को। तो ईटा यानी एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन, यानी यूजफुल वर्क डन का मतलब यहां पर हो रहा है नेट वर्क डन बाय इट टू द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? इट इज डिफाइंड, भाई आपको बस लर्न रखने के लिए लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन। ठीक है, कौन वर्क डन कर रहा है भाई? बाई एन इंजन। ठीक है, बाय एन इंजन टू, it is defined as the ratio of the net work done by an engine to the work done by an engine। बस कर रहा है कौन भाई? तो वर्क डन an engine by an engine to the heat absorbed ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा का बात कर रहे हैं, एक साइकिल में क्या हो रहा है उसको। क्योंकि हम लोग बोले कि हीट इंजन के लिए दो एसेंशियल बात है, एक को दो रिजर्वॉयर्स के बीच में ऑपरेट करना है और इस साइकिल में ऑपरेट करना है। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग क्या बोले, साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर वन साइकिल द इंजन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है हीट इंजन के ऑपरेशन में वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस आफ्टर वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, हो सकता है इसमें कई सारा स्टेप्स, कई सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा एक साइकिल में। तो आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल
the engine returns to its original state. ओरिजिनल स्टेट। तो देयरफॉर हम लोग अगर बोले कि अगर वापस अपने जगह पे आ गया तो इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इसका ये मतलब हुआ कि Q1 माइनस Q2 माइनस W इक्वल टू जीरो, और हम लोग कह सकते हैं W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यही चीज हमने स्कीमेटिक्स में दिखाया था, ठीक है। जहां वेर ये सब क्या है, Q1 Q2, वेर Q1 is equal to heat absorbed, heat absorbed। क्या हीट एब्जॉर्ब किया वो किससे रिप्रेजेंट किया हम लोग? Q1 से। और Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड, कितना हीट छोड़ा कोल्ड रिजर्वायर को, ठीक है। और W क्या हो गया? वर्क डन, वर्क डन इन वन साइकिल, इन वन साइकिल, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिएगा, याद रखिएगा, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि रियल इंजन में ये जो Q2 है ये किसको जा रहा है? हम लोग के आसपास, यानी हम लोग के एनवायरमेंट में छोड़ रहे हैं, जो हम लोग का थर्मल पोल्यूशन का मेन कारण है। क्योंकि हॉट जो हम लोग का बाइक्स व्हीकल से जो एग्जॉस्ट है उससे जो निकल रहा है धुआं जो छोड़ रहा है, वो क्या छोड़ रहा है? एक्चुअली वो Q2 छोड़ रहा है, इंजन है Q2 छोड़ दे रहा है एनवायरमेंट, उससे थर्मल पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में सिचुएशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहां पर एफिशिएंसी वाली बात क्लियर हो गई है। ऑलराइट, तो अब देखिए हम लोग जो डेफिनेशन लिखे हैं ईटा वाले में उसमें बैठाते हैं। तो ईटा वाले डेफिनेशन में बैठाने से हम लोग क्या मिलेगा? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1। और W क्या था भाई? Q1 माइनस Q2 बाई Q1, so that is equal to 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, यानी रेशियो ऑफ द हीट रिजेक्टेड टू दैट ऑफ द हीट अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। देखिए यहां आपको बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेनी है। क्या क्या चीज समझना है? कि ये ईटा का एक्सप्रेशन ये शो कर रहा है कि ये हमेशा एक से कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि Q2 Q1 से कम होगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा इसमें एनालिसिस करते हैं, क्या कह रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। अगर हम ऐसा पूछे कि कैन यू थिंक ऑफ सम पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, कि क्यों ये ईटा हमेशा एक से कम आएगा? क्यों आएगा? इसलिए क्या ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थर्मल प्रोसेस के लिए है? क्या ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थर्मल प्रोसेस के लिए ऐसा हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? यही चीज हम लोग को समझना है इसमें, ठीक है। मतलब देखिए हम लोग तो समझ में आ गया कि ये ईटा का एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो हो रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट ये अब्सॉर्ब कर रहा है हॉट रिजर्वॉयर से। ये जो हीट अब्सॉर्ब है वो कहां से भाई? हॉट रिजर्वॉयर से, हॉट रिजर्वॉयर से। और ये है कोल्ड रिजर्वॉयर से, ठीक है। तो Q2 और Q1 अगर इक्वल हो जाएगा तो ईटा विल बी इक्वल टू जीरो। और Q1 जितना बड़ा होगा Q2 से, ये डिफरेंस उतना बड़ा होगा, एफिशिएंसी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा? तो अब हम लोग का काम क्या था? यानी अब सब लोग लग गए, यानी रिसर्चर्स फिजिसिस्ट ये सब इन्वॉल्व हो गए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हीट इंजन का कैसे आएगा, कैसे आएगा। हम जो बात पूछे, हम जो बात अभी यहां फिर से दोहराते हैं, यहां सोचने वाली बात है कि कैन यू थिंक ऑफ सम पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। व्हाट इज दैट एक्सप्लेनेशन, कि क्यों ईटा का वैल्यू एक से कम आ रहा है? तो क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इट इज ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थर्मल प्रोसेस?
या किसी और रीजन से है। अब हम लोग को समझना है कि अंडर व्हाट कंडीशन शुड एन इंजन ऑपरेट। हमको एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो हीट इंजन को किस कंडीशन पे ऑपरेट करना पड़ेगा। और दूसरा, डज द चॉइस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस हैज सम रोल टू प्ले। तो दो बातें यहां पर गौर करने वाली बातें हैं हीट इंजन के लिए, कि क्या हीट इंजन कैसे ऑपरेट करेगा, मैकेनिज्म क्या होगा उसका, क्या क्या प्रोसेस। क्योंकि हीट इंजन तो एक साइकिल में ऑपरेट करेगा, तो साइकिल में क्या स्टेप्स होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस इंवॉल्व होगा जिससे ये एफिशिएंसी बढ़े, और क्या मेरा एक प्रॉपर वर्किंग सब्सटेंस का चॉइस भी होना चाहिए जो एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ये सब बातें जो दिमागे में आई, इन बातों पर सबसे पहले एक प्रॉपर तरीके से जिस शख्स ने, जिस इंसान ने काम किया, ही वॉज सॉडी कार्नेट। ठीक है, तो ये उनका काम था कि कैसे हम लोग हीट इंजन के एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो अब यहां पर ही हम लोग जो बात करें वो ये है कि सॉडी कार्नेट ने ये कहा कि सिंपलेस्ट रिवर्सिबल साइकिल जो हो सकता है वो कार्नेट ने सजेस्ट किया। कार्नेट ने सजेस्ट किया कि एक रिवर्सिबल साइकिल, ऐसा एक रिवर्सिबल साइकिल का हम चॉइस करें विथ अ प्रॉपर चॉइस ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस। जो ये जो एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगा हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर के बीच में, उससे एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, समझे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कार्नट साइकिल का, कि कार्नट साइकिल है क्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बोले कि एक्चुअल में हीट इंजन का एफिशिएंसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम हीट इंजन का एफिशिएंसी ज्यादा हो, मैक्सिमाइज करें हम लोग। ठीक है, और ये मैक्सिमाइज करेंगे कैसे, ये भी सोचने वाली बात थी। राइट, तो जो शख्स ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा वो कौन थे, जो बताए हम, सॉडी कार्नेट। सॉडी कार्नेट वाज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक अबाउट दिस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कार्नट साइकिल का। जिस साइकिल के बारे में उन्होंने कहा उसी साइकिल को हम लोग थोड़ा और चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा एफिशिएंसी के बारे में जो लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कार्नट साइकिल। कार्नट साइकिल क्या है भाई, ये कार्नट साइकिल। ठीक है, तो देखिए कार्नट साइकिल को समझाने के लिए यहां पर ही हम लोग एक स्कीमेटिक्स उसको दिखाते हैं। तो कार्नट साइकिल जो है वो बेसिकली चार स्टेजेस को कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ चार चरण में ये चलता है, फोर स्टेजेस। ठीक है, इसी को हम लोग स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए आपको कि ये काम कैसे करेगा उसी को हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस कार्नट साइकिल। तो पहला वाले में क्या बोल रहा है कि ये मान लेते हैं कि T1 जो है ये हीट लेने वाला है, यहाँ एक पिस्टन, इसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस, ये आगे मूव करेगा और इसको ये हीट जाएगा T1 से। उसके बाद ये है भाई T1 एज यूजुअल, ये पिस्टन बाहर आया, ऑल राइट, ये T1, T1, और फिर ये यहाँ वापस ये इस जगह, ये रिवर्स। ठीक है, अब ये रिजर्वॉयर वाले में क्या हो रहा है भाई, यहां पर ये जो 32, ये T1, ये T2,
ये T2, और इस जगह पर यहां पर ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो थर्ड वाले स्टेज पे ऐसा कुछ है, रिवर्स, ये दे रहा है। यहां देखिए हीट रिजर्वॉयर से इस पे आ रहा है, और यहां पर इस सिस्टम से कोल्ड रिजर्वॉयर में जा रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं हॉट रिजर्वॉयर, दिस इज योर हॉट रिजर्वॉयर HR, और ए वाला हो गया मेरा कोल्ड रिजर्वॉयर CR, HR हॉट रिजर्वॉयर, CR कोल्ड रिजर्वॉयर। तो ये इस पे आ रहा है, और फाइनली चौथा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार चरण में ये स्कीमेटिक्स को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाया गया है कि T1 जो है वो हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है। T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर, और एक वर्किंग सब्सटेंस है, मे बी अ गैस कंटेन विद इन ए सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो ये क्या है मेरा, ये जो दिखाया गया फिगर में, थोड़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है भाई, ये जो दिखाया गया है, व्हाट आर दिस। ठीक है, इस पे है मेरा सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन, फिटेड विथ पिस्टन, और यहां पर हम जैसे लिखे थे कंडीशन, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल सीक्वेंस है, पहले देखिए यहां, फिर ये अब ये रिवर्स, तो पहला दो, थर्ड फोर्थ, तो ये चार चरण है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर द फोर स्टेजेस। तो अब चलिए हम ये चारों स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। तो पहले वाले में क्या है, फर्स्ट जो फिगर दिखाया गया है यहां पर क्या है, सिलेंडर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हॉट रिजर्वॉयर, ये जो मेरा सिलेंडर है पिस्टन वाला, ये हॉट रिजर्वॉयर के कॉन्टैक्ट में है, तो गैस का क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी पहले वाले में, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है भाई साहब, यहां पर क्या हो रहा है, गैस अंडरगो अंडरगोस रिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो पहला स्टेज में, और इसमें क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज किया है फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर टू द, अभी हम लोग पीवी डायग्राम में भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला स्टेज में ये हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले में। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ठीक है, क्या बोले हम लोग कि पिस्टन जो है, वी प्लेस द पिस्टन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हॉट रिजर्वॉयर, यानी रिजर्वॉयर के संपर्क में आया है वो, गैस जो है उसको हीट मिला, और वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना शुरू किया, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट फ्लो किया है फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर टू द सिस्टम। सिस्टम यहां पर क्या है, गैस, एन आइडियल गैस कंटेन इन ए सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, तो पिस्टन दिया गया ताकि मूव कर सके, एक्सपैंड कर सके। ये याद रखना है, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, क्योंकि इससे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस जो है वो रिजर्वॉयर के टेम्परेचर के बराबर होगा अभी। ठीक है, समझ में आ गया, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी हम लोग उसका पीवी डायग्राम में भी हम लोग उसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सेकेंड वाला स्टेज में क्या हो रहा है, अभी देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है, सेकेंड वाला स्टेज में हम लोग क्या किए, हम लोग थोड़ा देखिए, वी थर्मली आइसोलेट, वी थर्मली आइसोलेट द पिस्टन, यानी गैस को आइसोलेट कर दिए। ठीक है, जब ऐसा कर दिए तो क्या होगा, गैस अंडरगोस, अभी ऐसा किए तो क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन।
एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो पहले देखिए, जब वो हॉट रिजर्वर कांटेक्ट में था तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। और जब उसको हम थर्मली आइसोलेट कर दिए, देखिए फिगर में दिखाया गया है, इट इज नॉट इन नाइदर इन कांटेक्ट विद द हॉट रिजर्वायर, नॉट इन कांटेक्ट विद द कोल्ड रिजर्वायर, ये किसी कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, लुक एट द सेकंड वन, दिस फिगर, सेकंड वाले पे, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, इसको थर्मली आइसोलेट कर दिए हम लोग। जब थर्मली आइसोलेट कर दिए तो गैस का एडियाबेटिक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, समझ में? अब देखिए तीसरे वाले में क्या हुआ, तीसरे वाले में क्या दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज बीन सीन इन द थर्ड वाला, थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए थर्ड में क्या हुआ, वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग, यानी वो अब सिस्टम को हम लोग क्या किए, इट इज नाउ इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, थर्ड वाले में। ठीक है, यह देखिए थोड़ा समझिए, गैस जो है, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो रिलेटिवली लो प्रेशर पे है, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है, जिससे उसको हम लोग अपना वापस अपने इनिशियल स्टेट पे ला सके। अब यहां पर देखिए पहले क्या हुआ, फर्स्ट टू स्टेजेस में पहले तो हम लोग उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड करवाएं और फिर एडियाबेटिकली। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या किए, पहले वाले स्टेज में हम उसको थर्मली आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हम लोग उसको थर्मल कॉन्टैक्ट में किए। अब थर्ड स्टेज में क्या है, कोल्ड रिजर्वॉयर को कॉम्पैक्ट जब ला रहे हैं तो यहां पर वो क्या किया है, ठीक है, आइसो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज यहां पर क्या हो रहा है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहां पर क्या हुआ, द सिलेंडर, the cylinder in thermal contact is in thermal contact with cold reservoir, cold reservoir। और इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, गैस रिजेक्ट्स Q2 हीट टू इट, यानी उसको Q2 हीट दे दिया, क्योंकि अभी यहां गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, रिजर्वर का टेम्परेचर कम है, बिकॉज गैस वॉज इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट रिजर्वर। तो हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वर से ज्यादा है, और व्हेन इट वाज इन थर्मल कॉन्टैक्ट फर्स्ट स्टेज में, तो वहां पर ही उसका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। और जब आइसोलेट किए सेकंड स्टेज में, वहां पर ही उसका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जब हम उसको कोल्ड रिजर्वर कॉन्टैक्ट में लाए तो यहां पर ही वो हीट रिलीज किया, और हीट रिलीज करने के साथ साथ में क्या हुआ, इसका रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर अभी हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेज में हम लोग समझो कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैसे ये कैलकुलेशन में हो रहा है। अब देखिए चौथा वाले स्टेज में, अगेन यू सी इन द डायग्राम, कि चौथे वाले में देखिए ये थर्मली इंसुलेट, ये थर्मली आइसोलेटेड हो गया। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया, चौथा वाले स्टेज में, चौथा वाले स्टेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से गैस इज अगेन, गैस इज अगेन थर्मली आइसोलेटेड, थर्मली आइसोलेटेड। ऑलराइट, जब ये थर्मली आइसोलेट हुआ तब क्या करेगा, ये थर्मली आइसोलेट किए, और देखिए पिस्टन अंदर की तरफ दिखाया गया है कि नहीं, और थर्मली आइसोलेट करके हम लोग क्या किए, इट इज एंड कंप्रेस्ड, एंड कंप्रेस्ड अंडर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, compressed under reversible adiabatic contraction, adiabatic contraction।
और ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसको वापस हमको अपना इनिशियल स्टेट पर ले जाना है। तो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट साइकिल इज, दिस वन कंप्लीट साइकिल इज कंप्लीटेड बाय द गैस। तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या बोले हम लोग। कार्नट साइकिल बेसिकली चार, इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस, और इस 4 स्टेजेस में, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस। तो पहला जो स्टेज है उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस यानी गैस दिए हैं फिटेड इन सिलिंड्रिकल पिस्टन, यहां पर ये हॉट रिजर्वायर के कांटेक्ट में है, सो इट अंडरगोस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड स्टेज में इट इज थर्मली आइसोलेटेड, सो इट अंडरगोस रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थर्ड स्टेज में ये कोल्ड रिजर्वायर कांटेक्ट में आया है, यहां पर ही गैस का टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर से ज्यादा है, सो इट इज रिजेक्टिंग हीट टू द रिजर्वायर एंड अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ स्टेज में अगेन इट इज थर्मली आइसोलेटेड और इसको कंप्रेस हुआ, द पिस्टन इज बीइंग कंप्रेस्ड अगेन। देखिए थर्ड में भी कंप्रेस कर रहे हैं, फोर्थ में भी कंप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 स्टेजेस में एक्सपेंशन हुआ है, थर्ड और फोर्थ स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट करके वापस इसको हम अपना ओरिजिनल स्टेट पर सिस्टम को ले आए। दिस इज हाउ द साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए अब हम लोग एक एक इसी चीज को जो हम लोग स्टेजेस को लिखे हैं, लेट अस जस्ट ड्रॉ द पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग इंडिकेटर डायग्राम बनाकर इसी पूरे पूरे जो प्रोसेस है, ये साइकिल है, इस साइकिल को समझा जाए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग यूज रेड वन। सो आई टेक पीवी डायग्राम। तो इधर में प्रेशर और इधर में वॉल्यूम। सो इधर में वॉल्यूम लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ प्रेशर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। तो क्या क्या हो रहा है उसको हम लोग दिखाते हैं। पहला ये वाला था, फिर एक ये है, दिस वन, एंड देन दिस वन। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है, तो पहला हम लोग बताएं ए टू बी, फिर बी टू सी, और फिर सी टू डी, दिस वन। अब यहां क्या क्या है, तो भाई ये देखिए इस जगह पर सिस्टम में ढुकेगा हीट, हीट इज बीइंग एंटरिंग Q1, और यहां इस जगह पर हीट निकल गया है। यानी यहां पर जो ए डी और जो बी सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा एडियाबेट्स, और ये दोनों जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा आइसोथर्मल्स। यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्यों बोल रहे हैं, टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, यानी दिस वन and this one, they are adiabates, adiabates at constant heat। ठीक है, तो देखिए यहां क्या क्या हुआ है, तो इसको भी दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए पहला वाला, पहला स्टेज में यहां कुछ वॉल्यूम था V1, उसके बाद ये वॉल्यूम को पकड़ सकते हैं VD, उसके बाद ये वाला जो है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा Q वाला को हम इधर दिखा देते हैं, Q2, और ये वाला वॉल्यूम को पकड़ लेते हैं VB, और फाइनली ये वॉल्यूम को पकड़ लेते हैं VC। ठीक है, तो पहला, अगर हम सेम इसी को पीवी डायग्राम को अगर हम टीवी डायग्राम में दिखाएं तो कैसा दिखेगा, हाउ डज इट लुक लाइक टीवी डायग्राम, टी वर्सेस वी, टी वर्सेस वी, टी वर्सेस वी। ठीक है, तो देखिए भाई पहला क्या हुआ, ए टू बी कांस्टेंट,
उसके बाद ये ऐसा, और एक फिर ऐसा होगा, इधर जाएगा कुछ। तो ये ए और ये बी कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर B2C, फिर C2D में ये है। तो यहां पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग T1 हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर। और C2D में ये जो हुआ है, ये कोल्ड रिजर्वायर के कांटेक्ट में था, ऐसा हुआ है। करेक्ट। तो देखिए, दो इंडिकेटर डायग्राम दिखाया गया है उसी चीज को, ये चीज कैसे हो रहा है, हाउ डज दिस हैपनिंग। जो हम लोग स्टेजेस को एक्सप्लेन किए हैं, अब उन्हीं स्टेजेस को हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर समूचा जो स्टेजेस को कैलकुलेट किए थे, कार्नट साइकिल में जो एक्सप्लेनेशन दिखाए हैं आपको, ये समूचा स्टेजेस को हम लोग एक के बाद एक कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है। हाउ दिस स्टेजेस आर बीइंग, ये कैसे हुआ है, इस पे देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो क्या क्या चीज एसेंशियली, इस पे क्या क्या चीज कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको हम लोग थोड़ा बिल्डअप करें। ठीक है। उम्मीद है ये वाला पीवी डायग्राम थोड़ा क्लियर है। देखिए हम लोग जो कार्नट साइकिल बनाए, देखिए पहला स्टेज, सेकंड स्टेज में क्या है भाई, पहला स्टेज में तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, सेकंड वाले में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, थर्ड वाले में आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, और लास्ट वाले में एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए उसी को हम लोग इंडिकेटर डायग्राम में दिखाए हैं। देखिए A to B फर्स्ट स्टेज को दिखा रहा है, A to B फर्स्ट स्टेज, B2C एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड देन C2D आइसोथर्मल, और फिर D2A। तो ये चार साइकिल है, यानी हम लोग कह सकते हैं दिस वन A to B, फर्स्ट वन A to B, ये जब हुआ है तो Q1 हीट एंटर किया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला हम लोग वर्क डन निकालते हैं फर्स्ट कार्नट साइकिल में, हम लोग ये दोनों का हम लोग पीवी डायग्राम। तो पहला वाला मेरा क्या है, पीवी डायग्राम। तो दिस इज पीवी डायग्राम एंड दिस इज टीवी डायग्राम। ये दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको पीवी डायग्राम आना चाहिए, और कैसे हम लोग इसको अब कैलकुलेट करेंगे उस पर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए आपका ये पीवी डायग्राम्स पे हम लोग बेस करेंगे। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है भाई, पहले वाले स्टेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट W1 विल बी इंटीग्रेशन A to B PdV, ऐसा है। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में W1 इक्वल टू Q1, क्योंकि डेल्टा U जीरो है। ऑलराइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलिए क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज W1 इज इक्वल टू Q1। हो गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, W1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VA टू VB, आइडियल गैस पकड़े हैं तो nRT1 dV by V, तो nRT1 outside the integration VA to VB, so here we get nRT1 ln VB by VA log to the base E, उसी को हम लोग ln से लिखे हैं, जहां पर VB का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस इन स्टेट B, और VA का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस इन स्टेट A। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर डायग्राम में जो दिखा था, इस स्टेट में हमने वॉल्यूम मार्क किया VA, और B स्टेट में वॉल्यूम मार्क किया है VB। तो A to B ये मेरा पहला स्टेज का इंडिकेटर डायग्राम में हम लोग वर्क डन कैलकुलेट किए। ठीक है। ऑलराइट। तो फर्स्ट अभी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। ऑलराइट। तो पहला हम लोग वर्क डन कैलकुलेट किए हैं A to B, और इसमें हम लोग क्या चीज दिमाग में रख रहे हैं, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, सो वर्क डन इज बेसिकली इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, थर्मली आइसोलेट किए गैस को, तो वो क्या किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस किया था। ठीक है।
तो यहां पर क्या हुआ ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे नेक्स्ट वाले में, ये मेरा फर्स्ट का। सेकंड वाले पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वर्किंग सब्सटेंस क्या था, गैस था, उसका टेम्परेचर फॉल किया फ्रॉम T1 टू T2, क्योंकि T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स, क्योंकि वो तो अभी थर्मली आइसोलेट हो गया ना, तो फॉल्स फ्रॉम T1 टू T2, क्योंकि T2 किसका टेम्परेचर है, कोल्ड रिजर्वॉयर का, जिसको हम लोग B2C में दिखाए हैं। क्या देखिए B2C में इसको दिखाए हैं, B2C, B2C। तो यहां पर देखिए A2B, A2B, A2B यहां स्टेज में, A2B एंड B2C। तो जब B2C आया, देखिए B पॉइंट पे, बी स्टेट पे टेम्परेचर T1 था, और जब C आया तो टेम्परेचर फॉल हो गया T2। तो एक टीवी डायग्राम में वो टेम्परेचर फॉल करके चला है T2। तो जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है उस समय क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल किया फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, सो देयरफॉर W2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन B2C PdV सेम। अब यहां पर देखिए समझिए थोड़ा, यहां पर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं सिंस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो रिलेशन यूज सेटिस्फाई करेगा, पीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ऑलराइट, तो अब अगर हम लोग यहां से लिखें तो डीवी को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर आई कैन राइट, क्योंकि पी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस वन, के इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन बी टू सी क्या होगा, dv by v to the power gamma. So on simplifying, I get here k 1 minus gamma 1 by v to the power gamma minus 1। तो पहला वाला क्या था मेरा स्टेज, c माइनस 1 by vb to the power gamma minus 1। क्लियर, तो ये मेरा निकला वर्क डन इन द, अब देखिए पीवी टू द पावर गामा का जो रिलेशन था उसी को फिर से एक बार यूज करते हैं, और उसको यूज करने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पीवी टू द पावर गामा वाला कंडीशन को यूज करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई 1 माइनस गामा के इंटू, जब के की जगह बैठाएंगे तो आई कैन राइट दिस वन एज पीसी वीसी माइनस पीबी वीबी। ठीक है, ऑलराइट, बट पीबी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। सो स्टेट्स बी और सी के लिए, स्टेट्स बी और सी के लिए दिस कैन बी रिटन एज एन आर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, पीसी वीसी का टेम्परेचर क्या हो गया, T1 माइनस T2, यानी उलट लिए, और इसको नीचे में लिख दिया हम लोग गामा माइनस 1। ये था 1 माइनस गामा, इसको पलट लिए तो हो गया। ठीक है, सिंस क्या हम लोग लिखेंगे भाई, पीसी वीसी टू द पावर गामा इज इक्वल टू पीबी वीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के। इस रिलेशन को यहां पर बैठा, क्लियर है। तो देखिए हम लोग सेकंड स्टेज का भी वर्क डन निकाल लिए। अब आते हैं थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज का वर्क डन क्या हो रहा है। अब देखिए यहां पर समझना होगा आपको कि गैस जो है अभी रिलेटिवली लो प्रेशर पे आ गया है, कौन सा स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे। अब इसको हमको वापस अपना इनिशियल स्टेट पे लाना है, तो इसके लिए हमको कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए हम लोग क्या किए, पहले आइसोथर्मली
कंप्रेस किए और फिर फाइनली फोर्थ स्टेज में उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस किए। तो अभी हम लोग जब कंप्रेस कर रहे हैं थर्ड स्टेज में, फिर से एक बार देखिए इस डायग्राम को हम लोग वापस स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ में आपको ले जाते हैं। ये देखिए थर्ड स्टेज में, देखिए थर्ड स्टेज में क्या हुआ है, जो पिस्टन है वो कोल्ड रिजर्वायर कांटेक्ट में है और चौथा स्टेज में वो थर्मली आइसोलेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, द गैस दैट इज वर्किंग सब्सटेंस इज नाउ एट रिलेटिवली लो प्रेशर, क्योंकि इसको हमको साइक्लिक ऑर्डर में रखने के लिए, इसको अपना वापस इनिशियल स्टेट में लाने के लिए हमको इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। और कंप्रेस करने के लिए दो चरण में कंप्रेस कर रहे हैं। पहले चरण में क्या कर रहे हैं हम लोग, आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, और अंतिम चरण में, फाइनल चरण में, यानी फाइनल स्टेज में इसको हम लोग एडियाबेटिक कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हो रहा है, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सिलेंडर को हम लोग कोल्ड एयर कॉन्टैक्ट में लाए और वो हीट Q2 छोड़ दिया। तो इस चेंज को हम लोग क्या दिखाए हैं, इस चेंज को हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं इंडिकेटेड इन द डायग्राम C2D, द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी हम लोग W3 का वर्क डन निकालने जा रहे हैं, यानी स्टेज 1 स्टेज 2 का निकाल लिया है, अब हम लोग स्टेज 3 का वर्क डन निकालने जा रहे हैं, यानी W3। तो W3 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि वो पिस्टन जो है रिजर्वॉयर को हीट छोड़ा है Q2। सो दिस शुड बी इन द प्रोसेस दैट इज इन द चेंज C2D। फिर से वही देखेंगे भाई, PdV। अब यहां पर ही जो हो रहा है वो हो जा रहा है क्योंकि ये एडिया आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो NR कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, T2, NR dV PdV, so that will be equal to from volume VC to VD PdV। तो बैठा दीजिए इसमें NRT2 ln PdV NRT, PdV is NRT, तो यहां पर P तो नहीं रहेगा, या dV लिखेंगे, तो दिस विल बी ln VD by VC। ठीक है, जहां पर हो गया VD स्टेट D पर उसका वॉल्यूम और VC हो गया स्टेट C पे उसका वॉल्यूम। याद रखिएगा, यहां पर याद रखना है क्या, कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस जो VD है वो लेस देन VC है, इसका मतलब W3 इज इक्वल टू नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। देखिए पहला स्टेज और सेकेंड स्टेज पे वर्क वाज डन बाय द गैस, अब थर्ड स्टेज में वर्क इज डन ऑन द गैस। क्लियर, तो चौथा स्टेज में क्या होगा ये हम लोग गेस कर सकते हैं, क्या हो सकता है, थर्मली आइसोलेट हुआ तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, सो दैट इट रिस्टोर्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो यहां पर W4 तो क्या लिखेंगे भाई, D2A, क्योंकि A उसका ओरिजिनल स्टेट था PdV। और जैसा हम लोग वहां कैलकुलेट किए, NR बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू माइनस W2। क्यों ऐसा आया, why such result we are getting, क्यों, क्योंकि since T2 less than T1 and W4 is equal to negative, W4 is equal to negative, implying work is done on the gas during adiabatic compression, during adiabatic compression। यानी पहला दो चरण में, पहला दो स्टेज में वर्क डन पॉजिटिव था, W1 W2 दोनों पॉजिटिव था, वर्क वाज डन बाय द गैस। W3 W4 में वर्क इज डन ऑन द गैस, ये दोनों वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग देखिए थोड़ा सा एक चीज, अब इंपॉर्टेंट नोटेबल बात क्या है, नोटेबल बात यह है कि कार्नट साइकिल इज अ कर्विलिनियर क्वाड्रिलेटरल इन अ पीवी डायग्राम। तो आप देखिए एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं, दिस इज ए कर्विलिनियर, ये जो आया है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को,
यहां पर हम लोग समझ में आ रहा है, इसको यहां पर आप नोट करिए कि कार्नट साइकिल इज अ कर्विलीनियर क्वाड्रिलेटरल। कर्विलीनियर क्वाड्रिलेटरल भाई, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ऑन द पीवी डायग्राम। यानी पीवी डायग्राम में ये एक चार कर्व को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कर्विलीनियर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहां पर ही हम लोग आते हैं उसके नेट साइकिल पे। तो हम लोग चारों स्टेजेस का वर्क डन निकाले, W1 W2 W3 W4, चारों स्टेजेस के निकाले। ठीक है, अब देखिए यहां पर ही हम लोग को समझना यह है कि चारों स्टेजेस पे जो वर्क डन निकाले हैं, अब हम लोग इस साइकिल का नेट इफेक्ट समझते हैं। तो अब हम लोग यहां पर नेट इफेक्ट समझे। ठीक है, तो नेट इफेक्ट ऑफ दिस साइकिल, नेट इफेक्ट ऑफ दिस साइकिल, कौन सा साइकिल भाई? A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। नेट इफेक्ट ऑफ दिस साइकिल क्या हुआ? ठीक है, क्या हो रहा है? तो पहले उसको समझने के लिए हम लोग क्या बोले, क्या हुआ एक्चुअल में। हम लोग अगर बोले भाई W जो टोटल निकाले हम लोग इंटीग्रेशन PdV, दिस वाज बेसिकली W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, यही ना हुआ। यहां पर ही W2 जो है वो माइनस W4 के बराबर है, तो ये दोनों तो कट गया, तो नेट क्या रह गया? नेट क्या रह गया? W1 माइनस W3, क्योंकि हम लोग को दिखा दिया ना कि W4 इज बेसिकली इज इक्वल टू माइनस W2। राइट, अच्छा यहां पर ये जो दिए हैं ये समझ में आ रहा है, ये हो रहा है मेरा दिस इंटीग्रल इज ओवर टेकन ओवर द कंप्लीट साइकिल, दिस इज फॉर कंप्लीट साइकिल, दिस इंटीग्रेशन इज फॉर कंप्लीट साइकिल, वी आर यूजिंग दिस सिंबल। ठीक है, यहां पे हम नोट करके डाल सकते हैं, यहां लिख देते हैं दिस सिंबल इज फॉर मीन्स दैट इंटीग्रल is taken around the cycle। यही तो हम लोग बात किए थे शुरू में, ये हम लोग बात किए थे, तो ये थोड़ा सा नोट यहाँ रखिएगा। ऑलराइट, तो यहां समझ में आ गया कि ये W2 और W4 कैंसिल हो गया, W1 माइनस W3। सो W नेट टोटल वर्क डन, ये W नेट निकाले भाई, W साइकिल, वर्क डन ओवर साइकिल, वर्क डन ओवर साइकिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? NRT1 ln क्या था? VB बाई BA माइनस NRT2 ln VD बाई VC, यही था। ऑलराइट, तो जरूरी बात क्या था कि द नेट इफेक्ट ऑफ दिस साइकिल, जो हम लोग लिख रहे थे, नेट इफेक्ट ऑफ दिस साइकिल इज दैट it extracted heat Q1 at temperature T1, नहीं, and put back, वापस फेंक दिया ना, put back heat Q2 at temperature T2। अब ये प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, इन द होल प्रोसेस, in the whole process work done and net work done is, ये वो। ऑलराइट, तो कार्नट साइकिल बेसिकली हुआ क्या, ये चार चरणों में चला। पहला दो चरण में एक्सपेंशन हुआ और लास्ट दो चरण में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। विशेष बात क्या है कि पहला फर्स्ट स्टेज में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ
सेकेंड स्टेज में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, तीसरा स्टेज में आइसोथर्मल कंप्रेशन कंट्रैक्शन हुआ, और फाइनल स्टेज में एडियाबेटिक कंट्रैक्शन हुआ। जो चौथा चरण में वर्क हुआ वो एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन द सेकेंड साइकिल, क्योंकि सेकेंड साइकिल में एक्सपेंशन हुआ और चौथा साइकिल में एडियाबेटिक कंट्रैक्शन हुआ, और पहला फर्स्ट स्टेज में वहां पर एक्सपेंशन हुआ, वर्क डन पॉजिटिव था, और थर्ड वाले में वर्क डन नेगेटिव था क्योंकि वहां पर कंट्रैक्शन हुआ, वर्क इज डन ऑन द गैस। तो कन्वेंशन के हिसाब से साइन को पुट किया गया है, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस। तो नेट वर्क डन हम लोग निकाल लिए और इस तरह से हम लोग को ये मिला। अब यहां पर ही हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेट्स बी और सी है वो देखिए एक ही एडियाबेटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फिर से एक बार हम उसी पीवी डायग्राम पे ले जा रहे हैं आपको, वो पीवी डायग्राम पे फिर से हम लोग आते हैं। तो देखिए स्टेज क्या बोले हम लोग कि बी और सी, बी एंड सी दे लाई ऑन द सेम एडियाबेटिक कर्व। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों एक ही एडियाबेटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट वी कैन से, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि सिंस बी एंड सी lie on the same adiabatic curve, कौन सा है भाई, बीसी। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं T1 VB टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 VC टू द पावर गामा माइनस वन होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया T1 बाई T2 इज इक्वल टू VC बाई VB टू द पावर गामा माइनस वन। आ गया। तो ये क्यों निकाले हम लोग, अभी समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों निकाले। और इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं फॉर सिमिलरली फॉर डी एंड ए, क्या हम लोग कह सकते हैं T2 VD टू द पावर गामा माइनस वन, T1 VA टू द पावर गामा माइनस वन, यानी दिस इंप्लाइज T1 बाई T2 इज इक्वल टू VD बाई VA टू द पावर गामा माइनस वन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दीज टू जस्ट नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड, सो देयरफॉर वी कैन राइट VC by VB to the power gamma minus 1 is equal to VD by VA to the power gamma minus 1, और ये बतला रहा है VB by VC is equal to VC by VD। तो देखिए ये जो जरूरत था हम लोग को, ये हम लोग को इस एक्सप्रेशन में जो नेक्स्ट वर्क डन निकाले हम लोग यहां पर, देखिए यहां पर हम लोग का VB by VA, VD by VC, यानी वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इन द टू एक्सप्रेशंस। यानी यहां पर हम लोग को अब क्या करना है, VB बाई VA और VD बाई VC ये दोनों एक ही आ गया, दे आर इक्वल, ऑलराइट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, W is equal to W cycle, total work done over the cycle, is equal to NR T1 minus T2 ln VB by VA, ऑलराइट, क्लियर। तो हम लोग टोटल वर्क डन ओवर साइकिल निकाल लिए। तो अब हम लोग फाइनली आ सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर ईटा पे, यानी ईटा इज इक्वल टू W साइकिल बाई Q1। W साइकिल क्या है भाई, NR T1 माइनस T2 ln VB बाई VA होल डिवाइडेड बाई Q क्या है, Q1 NR T1, NR T1 इंटू ln
VB by VA. All right. So on simplifying this, we get as T1 minus T2 by T1. So that is equal to 1 minus T2 by T1. So finally ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है. ऑलराइट, तो फिर से एक बार देखिए जो जो इंपॉर्टेंट था यहां पर. Q1 देखिए फर्स्ट ही हम लोग निकाले थे. W1 इज इक्वल टू Q1, W1 इज इक्वल टू Q1, दैट वाज nRT1 ln VB by VA. और अभी हम लोग टोटल वर्क डन निकाल दिए चारों स्टेजेस का, और ये निकल गया. ऑलराइट, सो टुडे इन दिस लेक्चर डीमिस्टिफाइंग सीरीज लेक्चर नंबर 5 पे आज हम लोग पहला पार्ट कवर किए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, क्योंकि ये जानना जरूरी था. जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज का लर्निंग जो जरूरत था उसमें वो कार्नट साइकिल था, जिसमें हम लोग को ये आइडिया को जरूरत था. उसके बाद में हम लोग डिस्कस किए कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन, और फिर हीट इंजन का ऑपरेशन थ्रू अ स्कीमेटिक्स ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन. इसके बाद में हम लोग एक आइडियल हीट इंजन पे बात किए, जहां पर हम लोग का मोटिव था कि किस तरह से उस हीट इंजन के एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए. तो सॉडी कार्नट एक आइडियल थ्योरेटिकल इंजन के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कार्नट साइकिल का जिक्र किया है. और वो कार्नट साइकिल है क्या? 4 स्टेजेस को मिलाकर एक पूरा साइकिल है, और ये साइकिल 2 एडियाबेटिक्स और 2 आइसोथर्म को मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला फर्स्ट स्टेज में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड स्टेज में एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड स्टेज में आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ स्टेज में एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन. तो पहले वाले में वर्क डन पॉजिटिव, सेकंड वाले में वर्क डन पॉजिटिव, थर्ड वाले में वर्क डन नेगेटिव, फोर्थ वाले में वर्क डन नेगेटिव. तो इस तरह से चारों स्टेजेस का वर्क डन कैलकुलेट किए, तो हम लोग को टोटल वर्क डन ओवर द साइकिल निकाले. और यहां हमने 2 इंडिकेटर डायग्राम्स यूज किया, उन पूरे स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया पीवी डायग्राम में. ए बी स्टेट ए, इनिशियल स्टेट, original state of the system, piston, cylinder and the working substance ideal gas. A to B, B to C, C to D, D to A. और ये जो पीवी डायग्राम में बना हुआ है फिगर, इसको बोलेंगे हम लोग कर्विलीनियर क्वाड्रिलेटरल. और देखिए उसी तरह का कर्विलीनियर क्वाड्रिलेटरल मिला है हम लोग को टीवी डायग्राम में. तो A to B वाले टेम्परेचर T1 पे हुआ है, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर था, और C to D जो है वो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर था. और इस तरह से पूरा वर्किंग को यहाँ पे डेवलप किया गया है. आप पूरे वर्किंग को देखिए, और कुछ कुछ जगह पे हम लोग बहुत सारा डिटेल स्टेप्स को छोड़े नहीं है, लेकिन कुछ कुछ माइनर कैलकुलेशंस को स्किप किए हैं टाइम थोड़ा सेव करने के लिए. अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को पॉज करके देखें. इसके बाद हम लोग इस पे कुछ और कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे. आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आगे के लेक्चर्स का आपको जरूर फायदा होगा अगर आप इसी सीरीज लेक्चर्स को कंटिन्यू करें. और अपना कमेंट फीडबैक दीजिए. टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.